नमस्कार, संविधान लाइव के आंदोलन अपडेट में आपका स्वागत है। देश भर में चल रहे आंदोलनों पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि जो आंदोलन अभी देश को मथ रहे हैं, देश में सुगबुगाहट है जिन आंदोलनों की, उनका आगे का भविष्य क्या होगा। सबसे पहले खबर केरल से। केरल में लेफ्ट पार्टीज की सरकार है और माना जाता है कि यह जनता के मुद्दों पर थोड़ी संवेदनशील रहती है, लेकिन यहाँ एक आंदोलन की शुरुआत होती दिख रही है। असल में केरल सरकार ने ई गवर्नेंस के लिए जिन 200 सेवाओं को चुना है, उनमें से 200 सेवाओं की फायदे के लिए, उनके हितग्राहियों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि आधार कार्ड को किसी योजना के लिए मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रदेश के सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने अपील जारी की है और इसके खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। यहां से चलते हैं पड़ोसी राज्य कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में एक कन्नड़ टीवी चैनल है पावर टीवी। पावर टीवी के दफ्तर पर पुलिस ने छापेमारी की और वहां पर जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसे रोक दिया गया। इस टेलीकास्ट में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी हैं और उनके परिवार के लोगों का जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को लेकर खबर चल रही थी। हालांकि पावर टीवी पिछले कई दिनों से इस परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन एक खबरें चला रहा था। अब इसके खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यहां से चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा के सोनीपत में किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ सोनीपत के ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा को लेकर एक मार्च किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा है कि अगर जिले में सड़कें ठीक नहीं होती हैं, सुधारी नहीं जाती हैं, तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इसी हरियाणा से सटे हुए राजस्थान की एक खबर है। राजस्थान में पिछले दिनों डूंगरपुर जिसका केंद्र बना हुआ था आदिवासी आंदोलन का, उसको लेकर पुलिस ने 55 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वहां डूंगरपुर आंदोलन में हिंसा भी हुई थी और इसके लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष को लोगों ने बराबर रूप से जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान से होकर चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर को किसान सत्याग्रह किया जाएगा। माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ में कोयला सत्याग्रह किया जाएगा। ये कोयला सत्याग्रह वर्चुअल रैली के रूप में होगा। हालांकि रायगढ़ जिले में लोगों ने यहाँ पर एक रैली निकालेंगे और मार्च किया जाएगा, सत्याग्रह किया जाएगा। लेकिन साथ ही इससे देश भर के 500 से ज्यादा सामाजिक और जन संगठन भी वर्चुअल रैली के माध्यम से इस कोयला सत्याग्रह से जुड़ेंगे। यह कोयला सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी लूट और पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। यहां से चलते हैं किसान आंदोलन की ओर। किसान आंदोलन जो देश भर में अभी व्यापक रूप से फैला हुआ है और पंजाब हरियाणा के साथ देश के बाकी हिस्सों में भी फैल गया है। इसमें कोलारस में पिछले 5 दिनों से, मध्य प्रदेश का जो कोलारस कस्बा है, वहां 5 दिनों से हड़ताल जारी है और आज वहां प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही कहा है कि जब तक तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जो किसान आंदोलन है वो उसका रेल रोको आंदोलन अब और तीव्र होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में रेल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। साथ ही 2 अक्टूबर से किसानों ने कहा है कि इस रेल रोको आंदोलन को देश के अन्य इलाकों में भी फैलाया जाएगा और जिसमें कि जो बड़े जंक्शंस हैं वहां से रेलों को नहीं निकलने दिया जाएगा। इसे लेकर रेलवे ने भी हालांकि तैयारी कर ली है और अतिरिक्त बल की मांग की गई है सरकार से। 2 अक्टूबर को यह आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, बहुत तेज होने के आसार दिख रहे हैं। अब चलते हैं उस आंदोलन की ओर जो कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के हाथरस से होते हुए पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह पूरी तरह से छाया हुआ है। यह मामला है हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के लिए न्याय को देने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित की है और जो पुलिस पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। 7 दिन के अंदर योगी सरकार ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ा है और उन्होंने मांग की है कि इसमें जो एसआईटी की जांच है उस पर हमें भरोसा नहीं है, सीबीआई इस मामले की जांच करे। साथ ही एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन करने की भी इस मामले में मांग की गई है। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा का मामला भी यहाँ लोगों ने उठाया है। लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले रेप पीड़ित परिवार रहे हैं उनकी सुरक्षा बहुत दांव पर लगी रही है और उन्नाव केस में जैसा कि देखा गया है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों पर लगातार हमले हुए और कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। उसको देखते हुए हाथरस पीड़ित परिवार के लिए भी सुरक्षा की मांग की गई है।
इस बीच हाथरस पीड़िता के पिता और भाई सफदरजंग अस्पताल, जो दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है, उसके आगे धरने पर बैठ गए हैं। उन्हें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण का भी सहयोग मिला, लेकिन चंद्रशेखर रावण को बताया जाता है कि मंगलवार रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चंद्रशेखर रावण के जो पीआरओ हैं कुछ, उनसे बात हुई जब संविधान लाइव की, तो उन्होंने कहा कि हमारा अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और पुलिस ने उन्हें गायब कर दिया है। इसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई लखनऊ में भी देखने को मिली। लखनऊ में एडवा के जो साथी प्रदर्शन कर रहे थे इस गैंगरेप के खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से भी कुछ गिरफ्तारियों की और खबर है, लेकिन देश भर में पूरे जो आंदोलन चल रहे हैं उनको लेकर अब सुगबुगाहट हो गई है और कई जिलों में, कई शहरों में इस कांड के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। भोपाल में भी आज शाम 5 बजे भोपाल के प्रगतिशील डेमोक्रेट संगठनों की एक बैठक हुई और भोपाल में इकबाल मैदान पर कल यानी कि 1 अक्टूबर को शाम को प्रदर्शन करने और कैंडल मार्च निकालने की तैयारी की गई है। साथ ही आज लिली टाकीज से लेकर इकबाल मैदान और रोशनपुरा चौराहे पर भी कुछ छोटे-मोटे प्रदर्शन किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये आंदोलन व्यापक रूप अख्तियार करेगा और कई प्रदेश सरकारों के लिए यह गले की हड्डी बन सकता है। इस पूरे आंदोलन को देखा जाए तो इसमें महिलाओं के साथ में दलित और आदिवासी तबके की भी भूमिका है और पिछड़ा वर्ग समाज के संगठनों का इसको सहयोग मिल रहा है। चंद्रशेखर रावण की जो संगठन है भीम आर्मी और उनकी आजाद समाज पार्टी के अलावा देश के वामपंथी संगठनों और वामपंथी राजनीतिक दलों के अलावा जनता दल, शरद यादव, अपना दल के अलावा कई अन्य छोटे संगठनों ने भी इसका सहयोग किया है। बसपा ने भी कई जगह पर प्रदर्शन किया है। तैयारी ये किया जा रही है कि ये जो सारे छुटपुट प्रदर्शन हो रहे हैं इन्हें एक फोल्ड में लाया जाए और इनके बीच में एकजुटता कायम की जाए। अगर ये एकजुटता कायम होती है तो यह आने वाले दिनों में देश में बड़ा आंदोलन, बड़ा रूप अख्तियार कर सकता है। और चलते चलते अब बात उस आंदोलन की भी जो 28 साल से लोगों के लिए प्रतीक्षा सूची में था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ध्वंस के मामले में फैसला सुनाया है और सभी 32 आरोपियों को, जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया है। इनमें भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती, साध्वी रितंबरा से लेकर तमाम आरएसएस के विभिन्न संगठनों के नेता शामिल थे। अब इस बात से साफ हो गया है कि इन नेताओं की भूमिका सुप्रीम कोर्ट की नजर में, इन नेताओं के भाषणों से वह हिंसा नहीं फैली थी और बाबरी ढांचे को नहीं ढहाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक शब्द इस्तेमाल किया है इस पूरे मामले में, वो कहा है कि इस ढांचे को, बाबरी मस्जिद को शरारती तत्वों ने गिराया है और इसके लिए ना तो कोई जिम्मेदार है और ना ही इसके लिए कुछ किया जा सकता है। तो ये थी अभी तक की आंदोलन अपडेट। अगर आपके पास आंदोलन से जुड़ी हुई, किसी भी तरह के आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर है तो हमें जरूर लिखें। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और फोन नंबर है। शुक्रिया।